नमस्कार मित्रों, मेरे लीगल यूट्यूब चैनल लीगल कॉग्निशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं ऐसे विधिक बिंदुओं पे आपके समक्ष चर्चा करता रहूँगा जो कि सामान्यतः टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है और कंपटीशन की दृष्टि से और न्यायालय में कार्य करने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसी क्रम में आज फिर से एक नए बिंदु के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें आज हमारा बिंदु जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है मेडिकल एविडेंस एंड इट्स एविडेंटरी वैल्यू इन ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस। चिकित्सकीय साक्ष्य और दांडिक विचारण में ऐसे चिकित्सकीय साक्ष्य का साक्षिक मूल्य, साक्षिक उपयोग, ये क्या है, इसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था प्राइमरी विटनेसेस एंड सेकेंडरी विटनेसेस, मुख्य साक्षी और औपचारिक साक्षी, जिसमें औपचारिक साक्षियों में मैंने मेडिकल विटनेसेस और एविडेंसेस की चर्चा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इलैबोरेटेड तरीके से मेडिकल एविडेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको मैंने कुछ बिंदुओं को इनको टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, जो अपने समझ की दृष्टि से चीजों को स्पष्ट करने के लिए, आसान करने के लिए मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जो बिंदु जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे वह है पर्पस ऑफ मेडिकल एविडेंस। तो चिकित्सकीय साक्ष्य का उद्देश्य क्या है, चिकित्सकीय साक्ष्य का दांडिक विचारण में महत्व क्या है, किन उद्देश्यों के लिए चिकित्सकीय साक्ष्य को स्थापित किया जाता है किसी भी दांडिक विचारण में। वो तो ये टू एसर्टेन द कॉज ऑफ डेथ एंड इंजरीज, तो मृत्यु के कारण और कारित चोटों को निर्धारित करने के लिए। इंजरीज और एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, जो चोट कारित हुई है, मान लीजिए किसी 302 का ट्रायल चल रहा है और मृतक की शारीरिक अनुक्रम में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो क्या एंटीमार्टम चोटों से उसकी मृत्यु हुई है या पोस्टमार्टम चोटों से उसकी मृत्यु हुई है, इसको निर्धारित करने के लिए चिकित्सकीय साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर इफेक्ट ऑफ इंजरीज, मेडिसिन एंड पॉइजन, प्रभाव क्या हुआ, जो मृतक पे चोट के निशान दिख रहे हैं या किसी दवा इत्यादि को उसको दिया गया है तो उसका, या अगर जहर से विष के कारण उसकी मृत्यु हुई तो उसका प्रभाव क्या हुआ, इसको निर्धारित भी हम चिकित्सकीय साक्ष्य के द्वारा ही किसी दांडिक विचारण में करते हैं। जहां फिर प्रश्न आता है चोट कितने समय के पूर्व की है या मृत्यु कब हुई है। मृतक का शव बरामद हुआ मान लीजिए 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, वहां डिस्प्यूट हो जाएगा एफआईआर से की अवधि से और मृत्यु की निर्धारित अवधि से। तो वहां पे यही चिकित्सकीय साक्ष्य ये तय करता है, ये बताता है न्यायालय को कि मृतक की मृत्यु कब हुई थी, ड्यूरेशन कितना था, या कोई जो चोटें आई हैं उसको कब कारित की गई थी। जहां कहीं भी मान लीजिए कोई अभियुक्त ये प्ली लेता है कि साहब जिस समय घटना कारित हुई मैं उस समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कंडीशन में था, या अनसाउंड माइंड किसी भी मामले में अगर विवादक है तो उसको भी तय कौन करेगा, तो मेडिकल विटनेस के द्वारा ही उसको निर्धारित किया जाएगा। मेडिकल एविडेंस देने वाले अभी साक्षी के साक्ष्य से ही उसको न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाएगा। फिर फॉर द एसर्टेन्ड एज ऑफ विक्टिम और एक्यूज्ड, तो जहां किसी मामले में किसी पीड़ित की या अपराधी की आयु विवादक है, किशोर अपचारी है या नहीं, बाल अपचारी है या नहीं, या जिसके संबंध में रेप की बात है वो 18 साल से कम है, 12 साल से कम है, इन चीजों को कैसे तय करेंगे, यह भी चिकित्सकीय साक्ष्य के द्वारा ही न्यायालय में स्थापित होता है। अगर सेक्शन 94 भी हम लोग चर्चा करेंगे जेजे एक्ट का, उसमें बताया गया है क्रम में कुछ मामलों में आवश्यकता पड़ती है चिकित्सकीय साक्ष्य जिससे विक्टिम की या एक्यूज्ड की आयु निर्धारित की जा सके। तो एक ये ईटीसी इसलिए मैंने लिखा कि दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये उदाहरणात्मक है कि इन मामलों में सामान्यतः न्यायालय में दांडिक विचारण के दौरान में चिकित्सकीय साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कुछ लीगल प्रोविजंस की भी चर्चा करते हैं।
विदाउट लीगल प्रोविजंस किसी ट्रायल में कोई साक्ष्य एडमिसिबल नहीं होता है, लिया नहीं जा सकता है। जब तक कि किसी दांडिक विधि में उसका उपबंध न दिया हो तो क्या कोई साक्ष्य किसी विचारण के दौरान में न्यायालय में दिया जो न्यायालय एडमिट कर लेगी? नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं विधिक बल प्राप्त होना चाहिए, विधिक प्रावधानों का उसको बल मिलना चाहिए, तब जाके कोई साक्ष्य ग्राह्य होता है, उसको पढ़ा जा सकता है। उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो लीगल प्रोविजंस में क्या है? तो कहा जैसे पोस्टमार्टम की मैंने बात किया, तो पोस्टमार्टम के संबंध में जब आप सीआरपीसी की धारा 174 176 देखेंगे तो 174 और 176 दो धाराएं सीआरपीसी की ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम कराने की पुलिस की शक्ति के बारे में बताती है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से या जहां कारण नहीं तय हो पा रहा है, निर्धारित नहीं हो पा रहा है, इन वजहों से हो गई है, संदिग्ध मृत्यु है, वहां पे 174 में जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होती तो वहां पे जिले के सिविल सर्जन द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए भी पुलिस भेज सकती है। इसके अलावा 176 में जहां मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी हो रही है उस मामले में भी पोस्टमार्टम कराने का प्रावधान पुलिस के लिए दिया गया है। फिर 291 ऑफ द सीआरपीसी, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस इन ट्रायल एंड इंक्वायरी। तो किसी चिकित्सकीय अभिसाक्षी का साक्ष्य किसी दांडिक विचारण में या इंक्वायरी के दौरान, जांच के दौरान कब लिया जा सकता है और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है और उसका साक्ष्य में उपयोग हो सकता है। ये 291 सीआरपीसी इंपॉर्ट करता है। 290 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बताता है कि चिकित्सकीय अभिसाक्षी का साक्ष्य के तौर पे किसी दांडिक विचारण में या जांच के दौरान उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 328 और 329 सीआरपीसी का, जहां पे कोई अभियुक्त जो कि यह प्ली ले रहा है या उसकी तरफ से यह प्ली लिया जा रहा है कि वो कार्य करते समय, अपराध करते समय अस्वस्थ मस्तिष्क से उसने कार्य किया है, उन दशाओं में किसी जांच और विचारण के दौरान न्यायालय उसके मस्तिष्क स्वस्थ था या अस्वस्थ था, वो पागल है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए जिले के सिविल सर्जन को रेफर करता है और जिले का सिविल सर्जन एक मनोचिकित्सक की सहायता से उसको निर्धारित करता है। 328 और 29, किसी आपराधिक विचारण में जब अस्वस्थ चित्त व्यक्ति का आपराधिक विचारण या जांच की जा रही है तो उसके संबंध में उसके मस्तिष्क की दशा को निर्धारित करने के लिए यहां पे कोर्ट को एम्पावर्ड करता है कि वो एक सिविल सर्जन को भेजेगा, वो तय करेगा। तो 328 29 भी चिकित्सकीय साक्ष्य के बारे में लेने के संबंध में उपबंध करता है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट में अगर प्रावधान नहीं दिया गया है तो उसकी सुसंगतता या ग्राह्यता कैसे तय होगी? तो धारा 45 एविडेंस एक्ट का एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन, विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य के बारे में बताता है। जहां किसी विधि, विज्ञान, कला इत्यादि के बारे में न्यायालय को कोई राय बनानी हो तो उस विषय से संबंधित एक्सपर्ट व्यक्ति को उसकी राय लेने के लिए न्यायालय आहूत कर सकती है, बुला सकती है। तो 45 उसकी सुसंगतता बताता है। रेलेवेंसी ऑफ द मेडिकल एविडेंस की रेलेवेंसी, सुसंगतता कहां है? तो धारा 45 एविडेंस एक्ट का बताता है कि चिकित्सकीय साक्ष्य, चूंकि विज्ञान के पर्व्यू में आता है, साइंस के, मेडिकल एविडेंस इज ए मेडिकल पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, तो इसलिए वहां पे धारा 45 के अंदर वो रिलेवेंट है आईए इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब ये ओपिनियन एक्सपर्ट है का साक्ष्य है या नहीं, तो इसके लिए एक जजमेंट मैंने यहां लिख रखा है, अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और केस लॉ में अभी चर्चा करते ही हैं हम कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ मेडिकल एविडेंस के लिए जो न्यायालय ने बताया है। तो सबसे पहले सोलंकी चिमनबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1983 SC 653। इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस, क्या मूल्य है? तो कहा इट इज ओनली कॉर्पोरेटिव इन नेचर, यह सिर्फ संपुष्टि कारक साक्ष्य है। यह किसी आई विटनेस को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को
इसको क्या करता है, कॉर्पोरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लीडिंग लॉ है इसमें सोलंकी चिमन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। क्या कहा कि कॉर्पोरेटिव नेचर का है, मेडिकल एविडेंस क्या है, कॉर्पोरेटिव नेचर का है। फिर दूसरा है ऑदेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ये कहता है मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट ऑलवेज फाइनल एंड बाइंडिंग। ऐसा नहीं है कि चिकित्सकीय साक्ष्य ने जो आके कह दिया वो हमेशा क्या होगा, बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा, वो फाइनल नहीं है। उसको अन्य तथ्यों से संपुष्ट होना चाहिए या उसके द्वारा अन्य तथ्य मामले में संपुष्ट होने चाहिए, कॉर्पोरेट होने चाहिए, तभी वह ग्राह्य होगा। यह जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट जो भी आके बोलते न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं। यह अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः उद्घोषित किया। इसके बाद अब्दुल सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एआईआर 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां आई विटनेस में, ऑक्यूलर विटनेस में और मेडिकल एविडेंस में कोई डिफरेंस है तो वहां ऑक्यूलर एविडेंस को हमेशा प्रिवेल किया जाएगा मेडिकल एविडेंस के ऊपर। इफ सम conflict between ocular evidence and medical evidence, the ocular evidence has to be preferred। ये अब्दुल सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। तो जहां विभेद है, जहां कुछ कंफ्लिक्ट आ रहा है, वहां ऑक्यूलर एविडेंस को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए मेडिकल एविडेंस पे। इसी के साथ एक शब्द अक्सर चर्चा में आता है, ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो मैंने जैसे यहां बताया था, फॉर असर्टेन द एज ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज्ड। तो जहां किसी मामले में किसी पीड़ित की या अभियुक्त की आयु निर्धारित करना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मामला हो गया, रेप ऑफ विक्टिम का मामला हो गया, किडनैपिंग का मामला हो गया, तय नहीं हो पा रहा है कि उसकी एज क्या है, तो धारा 94 जेजे एक्ट का कहता है कैसे तय करेंगे। तो उसका एक हायरार्की दी गई है। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, अगर स्कूल से कोई बर्थ सर्टिफिकेट दाखिल हुआ है, दिया गया है, तो वो सर्वप्रथम ग्राह्य होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का उसका प्रमाण पत्र, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो आयु दी गई है वो देके आप साबित कर सकते हैं कि विक्टिम की या एक्यूज्ड की एज क्या है। फिर वो भी नहीं है मान लीजिए दोनों चीजें, तो बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, दोनों चीजें नहीं है तो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं, साहब इसकी एज ये है। और ये तीनों चीजें न होने पर चौथा आता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। व्हाट इज द ऑसिफिकेशन टेस्ट, द फ्यूजन ऑफ द बोन्स। ऑसिफिकेशन टेस्ट में यह भी एक प्रकार का मेडिकल एविडेंस है, चिकित्सकीय साक्ष्य है, जिसमें हड्डियों के जोड़ के द्वारा, कलाई की और हाथ की हड्डियों के जोड़ को फ्यूजन ऑफ द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड्स, इससे तय किया जाता है। लेकिन ये कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है, इसमें बहुत कन्फ्लिक्शन है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। ये 2 से 2.5 साल के बीच का अंतर होता है, मान के चलता है चिकित्सकीय विज्ञान कि ऑसिफिकेशन टेस्ट में उसको निर्धारित करने में 2-2.5 साल का अंतर हो सकता है, इसलिए बहुत यूजफुल नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, देन आफ्टर द ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट अंतिम विकल्प होता है आयु निर्धारण करने के मामले में। इस प्रकार मित्रों आज हमने देखा कि मेडिकल एविडेंस और इसका साक्ष्यिक मूल्य ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस में क्या है, एक संक्षिप्त रूप से इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।